गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में और बिगड़ सकते हैं हालात। पंजाब से 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ 50,000 किसान सिंधु बॉर्डर रवाना। जी हां दोस्तों, दिल्ली में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है। पंजाब के अलग अलग इलाकों से करीब 50,000 किसान दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। करीब 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आ रहे किसान अपने साथ 6 महीने का राशन भी लेकर आ रहे हैं। मोगा पहुंचे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के पंजाब के प्रधान सतनाम सिंह ने कहा है कि शुक्रवार को पंजाब के अलग अलग जिलों से लगभग 1200 ट्रॉलियों के साथ 50,000 किसान दिल्ली रवाना हुए हैं। किसान अपने साथ ठंड से बचने के लिए तिरपाल, गर्म कपड़े और अगले कई महीनों का राशन भी साथ लेकर निकले हैं। मजदूर संघ कमेटी के प्रधान सतनाम सिंह पन्नू ने कहा है कि हम दिल्ली मरने के लिए जा रहे हैं। मोदी सरकार तैयार हो जाए कि हमें कैसे मारना है। हम किसी भी हालत में अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि किसान इस मुद्दे पर झुकने वाला नहीं है। सरकार को ये तीनों कृषि कानून हर हाल में वापस लेने होंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा बयान, कहा शाहीन बाग गैंग ने टेक ओवर किया किसान आंदोलन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बयान देते हुए कहा है कि किसान आंदोलन के पीछे शाहीन बाग की पूरी गैंग शामिल हो गई है। दंगों के आरोपियों के पोस्टर मिलने से स्थिति साफ हो जाएगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार किसान आंदोलन में नक्सलियों की घुसपैठ हो चुकी है। यानी किसानों को भड़काने की जो साजिश हो रही है उसका फायदा असामाजिक तत्व भी उठा सकते हैं। जावड़ेकर ने कहा है कि नक्सल गैंग अब इस किसान आंदोलन के बहाने हिंसा फैला सकती है। आने वाले दिनों में हिंसा की आशंका है। इस बीच बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। जेपी नड्डा के बाद अब अमित शाह जाएंगे बंगाल। 19-20 दिसंबर को करेंगे दौरा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। उससे पहले बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बंगाल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल में होंगे। वे अपने दौरे के दौरान पार्टी के 3 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक लेंगे। दौरे से पहले उनके अधीन आने वाले गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से जेपी नड्डा के काफिले पर हमले की रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ममता और केंद्र की लड़ाई हुई और तेज। मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली नहीं भेजेंगी बंगाल सरकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिल्ली तलब किया था। लेकिन अब ममता बनर्जी सरकार ने अपने अफसरों को दिल्ली भेजने से साफ मना कर दिया है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी 14 दिसंबर को दिल्ली नहीं जाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा दोनों को तलब किए जाने पर राज्य सरकार का यह कदम तनाव को और बढ़ाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पूरी तरह से देसी mRNA वैक्सीन को मिली इंसान पर क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए पहली पूरी तरह से देसी mRNA वैक्सीन ने भी एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। भारतीय ड्रग रेगुलेटर ने फेज 1-2 के लिए वैक्सीन का इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी मिल गई है। यह देश की पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे ऐसी मंजूरी दी गई है। जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स पुणे में मौजूद एक फर्म है जिसने यह mRNA वैक्सीन डेवलप किया है। खबर के मुताबिक mRNA वैक्सीन इम्यूनिटी रेस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए ट्रेडिशनल मॉडल का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि mRNA वैक्सीन वायरस के सिंथेटिक RNA के जरिए शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। जिनोवा से पहले फाइजर और मॉडर्ना ने ह्यूमन ट्रायल किया है। मॉडर्ना की वैक्सीन 94.5%
असरकार बताया गया है, जबकि फाइजर की वैक्सीन को 90% तक प्रभावी बताया गया है और यह दोनों वैक्सीन भी मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्राइवेट कंपनियों को लीज पर अपनी जमीन देगी इंडियन रेलवे। 2.18 हेक्टेयर के लिए रिजर्व प्राइस 393 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने खाली पड़ी जमीन को प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देने का फैसला किया है। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में रेलवे की 2.18 हेक्टेयर जमीन के पुनर्विकास के लिए बोली आमंत्रित की है, जिसके जरिए ऑनलाइन बोली लगाने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2021 है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली में बुलेवार्ड रोड रेलवे कॉलोनी में 21,800 स्क्वायर मीटर जमीन को 99 साल के लिए लीज पर देने के लिए बोली मंगवाई है। फिलहाल इसकी रिजर्व प्राइस 393 करोड़ रुपए रखी गई है। इस साइट का दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार पुनर्विकास किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारतीय रेलवे के पास पूरे भारत में लगभग 43,000 हेक्टेयर खाली भूमि है, जिसमें से आरएलडीए के पास डेवलपर्स को लीज पर देने के लिए 92 वाणिज्यिक साइटें उपलब्ध हैं। आरएलडीए चरणबद्ध तरीके से 62 स्टेशनों के पुनर्विकास पर भी काम कर रहा है, जबकि इसकी सहायक कंपनी आईआरएसडीसी ने लगभग 61 स्टेशनों को अपना लिया है। पहले चरण में आरएलडीए ने पुनर्विकास के लिए नई दिल्ली, गोमती नगर, तिरुपति, देहरादून, नेल्लोर और पंडुचेरी जैसे प्रमुख स्टेशनों को प्राथमिकता दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र सरकार का आदेश, जींस टी शर्ट पहनकर दफ्तर न आए सरकारी कर्मचारी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि दफ्तर में जींस और टी शर्ट पहनकर न आए। सरकार ने कहा है कि स्थायी और संविदा कर्मचारी सचिवालय और सरकारी दफ्तरों में जींस टी शर्ट पहनकर न आए। कर्मचारियों को प्रोफेशनल दिखने के लिए फॉर्मल कपड़े पहनने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी अलग अलग राज्यों से कर्मचारियों को जींस टी शर्ट न पहनने के आदेश की खबरें आती रहती हैं। 2018 में राजस्थान सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया था। श्रम विकास के कमिश्नर द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया था कि दफ्तर में जींस टी शर्ट पहनकर न आए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद को रोकने के लिए बिल पेश, अब मस्जिदों में नहीं हो सकेगी पढ़ाई। जी हां दोस्तों, इस्लामिक कट्टरवाद पर लगाम लगाने के लिए फ्रांस ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इमैनुअल मैक्रों सरकार बुधवार को एक नया विधेयक लेकर आई है, जिसके तहत 3 साल की उम्र से ही बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य होगा। दरअसल सरकार की कोशिश ऐसे अवैध स्कूलों पर नकेल कसने की है, जहां किसी खास एजेंडे के तहत पढ़ाई कराई जाती है। फ्रांस में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजना अनिवार्य होगा। बच्चों की होम स्कूलिंग की इजाजत सिर्फ खास परिस्थितियों में ही दी जाएगी। प्रस्तावित कानून सपोर्टिंग रिपब्लिकन प्रिंसिपल के जरिए बच्चों को घर पर या मस्जिदों में पढ़ाई करने से रोका जाएगा। राष्ट्रपति का मानना है कि इससे फ्रांस के मूल्यों के खिलाफ किसी विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिशों को खत्म करने में मदद मिलेगी। बिल में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग स्विमिंग पूल्स की व्यवस्था खत्म करने का भी जिक्र किया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकी ज़कीर रहमान लखवी को दी बुनियादी खर्चे की छूट, पाकिस्तान ने लगाई थी गुहार। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ज़कीर रहमान लखवी और पाकिस्तानी परमाणु इंजीनियर महमूद सुल्तान बदरुद्दीन के खिलाफ बुनियादी खर्च की इमरान खान सरकार की अपील को मंजूर कर लिया है। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में लखवी ने अहम भूमिका निभाई थी, जबकि पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा आयोग के लिए काम करने वाला बदरुद्दीन अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन से मुलाकात के बाद जांच के घेरे में आया था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। रेलवे परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी, 15 दिसंबर से दोबारा शुरू होंगी भर्ती परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, रेलवे में आवेदन कर चुके लोगों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे के 21 रेलवे भर्ती बोर्ड सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। रेलवे ने इसके लिए देश भर में बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 1.4 लाख वैकेंसी के लिए 2 करोड़ 44 लाख लोगों ने आवेदन किया है। रेलवे 15 दिसंबर से भर्ती परीक्षा शुरू करने जा रही है। यह भर्ती प्रक्रिया कोरोना महामारी के चलते रोकी गई थी। रेलवे ने परीक्षा संपन्न कराने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा।
परीक्षा देने वालों को मास्क पहनकर ही आना होगा। साथ ही एक घोषणा पत्र देना होगा कि उन्होंने कोविड-19 टेस्ट कराया है और उनको कोरोना नहीं है। जो परीक्षार्थी डिक्लेरेशन नहीं देगा उसको परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों 2 दिन में जमने जैसे लगेगा नॉर्थ इंडिया, रात में यहां तक गिर जाएगा पारा। जी हाँ दोस्तों, मौसम ने शुक्रवार से करवट बदल ली है। पाकिस्तान की ओर से शुरू हुई डिस्टरबेंस के कारण पूरा नॉर्थ इंडिया कोहरे, बर्फबारी और बारिश के आगोश में आ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद बर्फ से ढके हिमालय से बर्फीली उत्तर पश्चिम हवाएं चलने से मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आएगी। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान सोमवार तक गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 5 राज्यों में जहां कोहरे के आसार हैं, तो वहीं कुछ राज्यों में भारी बर्फबारी भी हो सकती है। पश्चिम और पूर्वी यूपी, बिहार, सिक्किम, बंगाल, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कोहरे के आसार नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। हालांकि उससे पहले तेल के दामों में कई बार बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के चलते कई शहरों में पेट्रोल और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का मूल्य 102 रुपए की गिरावट के साथ 48,594 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सिक्योरिटीज के मुताबिक इससे पहले सत्र में सोने का दाम 48,696 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। HDFC सिक्योरिटीज की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में चांदी की कीमत 16 रुपए की गिरावट के साथ 62,734 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पिछले सत्र में चांदी की कीमत 62,750 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में एक बार फिर से लौटी तेजी, सेंसेक्स 46,100 के पार, 11 पैसे टूटा रुपए। जी हाँ दोस्तों, 11 दिसंबर को शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। जहां सेंसेक्स 46,100 के पार खुला, वहीं रुपए में 11 पैसे की कमजोरी देखने को मिली है। विदेशी कोषों की आवक जारी रहने और रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC तथा ICICI बैंक जैसे बड़े शेयरों में तेजी के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 250 अंकों से अधिक बढ़ गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मोटो Z9 पावर 15 दिसंबर को पहली बार सेल के लिए होगा उपलब्ध, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन। जी हां दोस्तों, मोटोरोला का नया स्मार्टफोन मोटो Z9 पावर पहली बार सेल के लिए 15 दिसंबर को उपलब्ध होगा। इस फोन की पहली सेल ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। ग्राहकों को मोटो Z9 पावर पर आकर्षक ऑफर और डील मिलेगी। फीचर्स की बात करें तो मोटो Z9 पावर में स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर से लेकर 6000 mAh की जंबो बैटरी दी गई है। मोटो Z9 पावर स्मार्टफोन की कीमत 11,999 रुपए रहेगी। इस कीमत में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। ऑफर की बात करें तो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड धारक को 5% का कैशबैक दिया जाएगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते थे? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।